नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं अपना बिहार। और अपना बिहार में बात शिक्षक नियुक्ति पर मचे संग्राम की। अभ्यर्थी आंदोलन के मूड में है, वही मंत्री भरोसा पर भरोसा दे रहे हैं। और बड़ी खबर की बात करें तो 29 नवंबर से पटना में शिक्षक अभ्यर्थी महा आंदोलन करेंगे। नियुक्ति में देरी से नाराज है शिक्षक अभ्यर्थी। काउंसलिंग के कई महीने बीतने के बाद भी नियुक्ति नहीं हुई है, जिससे शिक्षक अभ्यर्थी नाराज हैं और जुलाई 2021 में अंतिम रूप से चयनित कर लिया गया। तो देखिए, फिर आंदोलन करेंगे शिक्षक अभ्यर्थी। 29 नवंबर को आंदोलन की चेतावनी और लगातार तारीख पर तारीख बढ़ाने से बड़ी है नाराजगी। और पटना के गर्दनी बाग में पूरे बिहार के अभ्यर्थी जुटेंगे। तो देखिए, नियुक्ति में देरी से नाराज है शिक्षक अभ्यर्थी और गर्दनी बाग में कल से आंदोलन करेंगे। 29 नवंबर से फिर आंदोलन करेंगे शिक्षक अभ्यर्थी और इसे लेकर नियुक्ति में देरी से वे नाराज हैं। और शिक्षकों की नियुक्ति में देरी के कारण बिहार में पंचायत चुनाव की शुरुआत हो जाना ही। तो देखिए, नियुक्ति से देरी से शिक्षक अभ्यर्थी नाराज हैं और आपको बता दें कि गर्दनी बाग में कल से आंदोलन करेंगे शिक्षक अभ्यर्थी और फिर आंदोलन करेंगे शिक्षक अभ्यर्थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां नियुक्ति में देरी से शिक्षक अभ्यर्थी नाराज है। और आपको बता दें 29 नवंबर से शिक्षक अभ्यर्थी जो है आंदोलन करेंगे। आपको बता दें गर्दनी बाग में आंदोलन करेंगे और आंदोलन नियुक्ति में देरी से वो काफी नाराज है। और शिक्षकों की नियुक्ति में देरी का कारण बिहार में पंचायत चुनाव की शुरुआत हो जाना है। वहीं अभी तक अभ्यर्थियों के पूरे पेपर की सही जांच नहीं होना बताया जा रहा है। तो देखिए, आपको बता दें कि नियुक्ति में देरी के कारण बिहार में पंचायत चुनाव की शुरुआत होना है और अभ्यर्थियों की पूरे पेपर की सही जांच, इन दो वजहों से नियुक्ति में देरी के कारण है। और आपको बता दें कि कल शिक्षक अभ्यर्थी जो है आंदोलन करेंगे, गर्दनी बाग में आंदोलन करेंगे। और आपको बता रहे हैं हम कि नियुक्ति में देरी के क्या कुछ कारण हैं। तो बिहार में पंचायत चुनाव की शुरुआत हो गई, जिस वजह से नियुक्ति में देरी हुई है। और अभ्यर्थी की पूरे पेपर की सही जांच, ये दो वजह है जिसके कारण से नियुक्ति में देरी हो रही है। और चलिए आपको बताते हैं कि नियुक्ति के लिए विभाग की ओर से क्या क्या किया गया है। तो अब तक क्या कुछ किया गया है नियुक्ति को लेकर, हम आपको उसकी जानकारी दे दें। तो बिहार में 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति का प्लान है। तो देखिए, नियुक्ति के लिए क्या प्लान है, हम आपको वो बता रहे हैं। बिहार में अब तक 2 फेज में हुई है काउंसलिंग और अभी तक 38,000 अभ्यर्थियों का चयन किया जा चुका है। तीसरे फेज की बात करें तो तीसरे फेज की काउंसलिंग के बाद बहाली की शुरुआत होगी और नगर निकायों में नियोजन इकाइयों में 14 से 16 दिसंबर तक काउंसलिंग होगी और चयनित 38,000 अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र मिल सकेगा। तो नियुक्ति के लिए क्या कुछ प्लान है, हमने आपको उसकी जानकारी दी। नगर निकायों में नियोजन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वहीं आंदोलन की चेतावनी की खबर के बाद शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा, पंचायत चुनाव के बाद शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उन्होंने 29 नवंबर से आंदोलन का ऐलान करने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर कहा कि उन्हें सब पता है कि सरकार कैसे कानूनी अड़चन दूर कर नियुक्ति प्रक्रिया में लगी है। कुछ लोग उन्हें गुमराह कर रहे हैं, लेकिन उन्हें गुमराह नहीं होना चाहिए। हर हाल में चुनाव के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नए साल की शुरुआत में सौगात देंगे आप नियुक्ति पत्र का? बिल्कुल, नए साल हम लोग तो चाहते हैं नए साल क्या उससे भी पहले दे दें, लेकिन
बस है कि चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो जाए, हमारे जो शेष नियोजन इकाई हैं वो प्रक्रिया पूरी कर ले, फिर हम तो जल्द से जल्द देने के पक्षधर हैं। और हमें ये लगता है कि जो हमारे इस तरह के अभ्यर्थी हैं, हम आपके माध्यम से उनसे ये अपील भी करना चाहते हैं कि इन सब तरह की बातों के शिकार वो न बने, क्योंकि कोई परिस्थिति में तो परिवर्तन आया नहीं है। हम लोग पिछले 1.5-2 महीने से बता रहे हैं कि भाई ये चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होगी, फिर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। बीच में ही पूरा करने के लिए हम लोगों ने चुनाव आयोग से इजाज़त मांगी, इजाज़त नहीं मिली, इसलिए नहीं हो पाई है। तो इस बीच में इस सब तरह की बातें वो किसी के फेरे में गुमराह न हो। और शिक्षा मंत्री के बयान पर अभ्यर्थियों की मांग, अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र देने की मांग की है। तो देखिए, शिक्षा मंत्री के बयान के बाद अभ्यर्थियों की मांग सामने आई है और नियुक्ति पत्र देने की उन्होंने मांग की है। बयान पर भरोसा करने से अभ्यर्थियों का इनकार, तो साफ इनकार कर दिया है अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री के बयान को मानने से। और शिक्षा मंत्री के बयान के बाद उन्होंने मांग रखी है, अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र देने की मांग रखी है। तो आंदोलन को ही रास्ता बताया है और कल से आंदोलन करने की बात पर अड़े हैं अभ्यर्थी। तो देखिए, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के बयान के बाद अभ्यर्थियों की मांग, अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र देने की मांग की है और उन्होंने कहा है कि बयान पर भरोसा करने से अभ्यर्थियों ने इनकार कर दिया है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रजनीश। रजनीश, देखिए, शिक्षा मंत्री का बयान सामने आया और अभ्यर्थियों ने बयान को मानने से इनकार कर दिया, क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी है? देखिए रंजना, 2019 से लगातार ये बहाली प्रक्रिया चल रही है। बीच बीच में कोर्ट रुख की वजह से जो है बहाली प्रक्रिया में व्यवधान हुआ, लेकिन जैसे ही बहाली प्रक्रिया शुरू हुई और दूसरे फेज की काउंसलिंग भी हो गई, उसके बाद पंचायत चुनाव बीच में आ गया। शिक्षा मंत्री ने पंचायत चुनाव से पहले भरोसा दिया था कि 15 अगस्त तक हर हाल में जो अभ्यर्थी हैं उनकी ज्वाइनिंग होगी। उसके बाद जो भरोसा दिया था उस पर वो कायम नहीं रहे, ये डेट फेल हो गया। उसके बाद भी दिवाली से पहले उन्होंने कहा था कि मिठाई खाने का मौका मिलेगा, नियुक्ति पत्र मिलेगा। इसके बाद अब जो है पंचायत चुनाव की बात कर रहे हैं, तो शिक्षक अभ्यर्थी जो है सरकार पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर रहे हैं। और कल से राज्य भर के जो 38,000 चयनित अभ्यर्थी हैं, साथ ही जो भी अभ्यर्थी हैं वो कल गर्दनी बाग में कल से अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। और निश्चित रूप में एक बड़ा सवाल भी है कि लगातार आश्वासन जो है मिल रहा है, लेकिन अब तक आश्वासन पर सरकार कायम नहीं है। लिखित आश्वासन चाहते हैं कि आखिर नियुक्ति पत्र कब दी जाएगी। तो बता दें आपको कि जिस तरह से राज्य में 94,000 बहाली प्रक्रिया चल रही है, ये बहाली प्रक्रिया एक तरह से अंतहीन हो गई है, क्योंकि जो चयनित अभ्यर्थी है वो बेचैन है कि 38,000 जो अभ्यर्थी है उनको तो नियुक्ति पत्र दिया जाए। सरकार कह रही है आचार संहिता लागू है, ऐसे में हम पंचायत चुनाव के बाद ही देंगे। तो इसको लेकर लिखित आश्वासन चाहिए, जो अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं। रंजना जी, रजनीश, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं कि शिक्षक अभ्यर्थियों की क्या मांग है। अब फिर शिक्षा मंत्री कल आकर बयान देते हैं कि हम आपकी बहाली प्रक्रिया शीघ्र पूरी करना चाहते हैं। शिक्षा मंत्री आप सिर्फ आश्वासन देते हैं, लेकिन लिखित में आज तक आपने नियोजन पत्र का शेड्यूल तक जारी नहीं किया है। जब तक आप नियोजन पत्र का लिखित शेड्यूल नहीं जारी कर देते हैं, तब तक हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी इस बार आंदोलन से वापस नहीं होंगे। 29 नवंबर से हम लोग गर्दनी बाग में आंदोलन करने जा रहे हैं। हम अभ्यर्थियों को इलेक्शन के बाद अपॉइंटमेंट लेटर देने के संबंध में, उससे हम अभ्यर्थी जरा भी संतुष्ट नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम ही इज कमिटिंग समथिंग लाइक दिस। और जैसे होता है ना कि भेड़िया आया बहुत बार बोलते हैं और फिर भेड़िया आता है तो कोई समझता नहीं है। हो सकता है कि उनकी बात सही हो, उनकी मंशा हो हमें अपॉइंटमेंट देने की इलेक्शन के बाद, पर वो ये चीज़ इन रिटर्न हमें दे दे तो हम ज़्यादा संतुष्ट हो जाएंगे। और अगर वो नहीं देते हैं तो फिर हम 29 से गर्दनी बाग पटना में आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। पहली बार नहीं आया है, इससे पहले भी कई बार भी आ चुका है। पहले उन्होंने बोला था सांसद विधानसभा में कि जैसे ही केस का मैटर सुलझेगा 15 दिन में हम ज्वाइनिंग करवा देंगे। उसके बाद 15 दिन बीत जाने के बाद बोले कि हम उनको इतना मिठाई खिला देंगे कि उनको दिवाली का मिठाई अच्छा नहीं लगेगा। अब दिवाली बीत गया, छठ बीत गया और उसके बाद अब फिर अब कह रहे हैं कि जनवरी में या फरवरी में, कोई डेट नहीं बता रहे हैं। अब हम सभी अभ्यर्थी कोई भी मौखिक आश्वासन में हम नहीं विश्वास करेंगे।
हमें लिखित में चाहिए कि 38,000 जो जिनका चयन हो चुका है उनको कब आप नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। चलिए बढ़ते अब अगली खबर की ओर, और अगली खबर नालंदा से आपको बता दें। नालंदा का बिहार शरीफ सदर अस्पताल मौत बांट रहा है। यहां एक प्रसूता को HIV पॉजिटिव का खून चढ़ा दिया गया और खुलासे के बाद हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत 3 नवंबर को हुई, जब एक प्रसूता महिला अस्पताल में भर्ती हुई और प्रसव के दौरान उसे ब्लड की जरूरत पड़ी तो उसके HIV पॉजिटिव पति ने ब्लड बैंक में जाकर ब्लड डोनेट किया, जहां से जांच के बाद 3 दिन पहले एक दूसरी प्रसूता महिला को वही खून चढ़ाने के लिए दिया गया और खुलासे के बाद लैब टेक्नीशियन सफाई दे रहे हैं कि HIV पॉजिटिव ने अपनी जानकारी छिपाई। जो मशीनें हैं वो HIV मरीज के लंबे समय से दवा खाने की वजह से HIV वायरस डिटेक्ट नहीं कर सकी। इलेक्शन करने के बाद उसका हमने स्क्रीनिंग टेस्ट किया, जो हमारे यहाँ सुविधा उपलब्ध है, उसमें उसका जांच जो है सो निगेटिव आया। तो ब्लड बैंक में निगेटिव जो ब्लड आता है उसको ब्लड बैंक में स्टोर किया जाता है, पॉजिटिव आता है उसको डिस्कार्ड किया जाता है। तो चूंकि ब्लड बैंक में हम लोग जांच किए तो उसका रिपोर्ट निगेटिव आया, तो उसको ब्लड बैंक में स्टोर कर दिया गया। और 2 या 3 दिन के बाद जब उस ग्रुप का डिमांड आया दूसरे पेशेंट का, तो उसको सप्लाई किया गया क्योंकि वो ब्लड निगेटिव था। फिर इधर 25 तारीख को हमको से 100 कॉल पूछा गया कि वो पेशेंट जो था से HIV पॉजिटिव था, आपने उसको निगेटिव किस आधार पे दिया। तो हमने अपना वहाँ बात रखा कि जो किस से हम जांच किए, जो हमारे पास सुविधा स्क्रीनिंग टेस्ट का है, उसके अनुसार वो रिजल्ट निगेटिव आया। अगर चूँकि HIV पेशेंट जो है अगर है पॉजिटिव, एक्चुअली में वो पहले से है और अगर दवा खा रहा है लंबा समय से, तो उसका बॉडी का जो होता है इसे वायरल लोड कम जाता है, और वायरल लोड कम होने की वजह से कभी कभी स्क्रीनिंग टेस्ट में वायरल को डिटेक्ट नहीं कर पाता है। और अब इस पूरे मामले पे सवाल उठ रहे हैं कि मरीजों की जान से खिलवाड़ कब तक। तो देखिए, बिहार शरीफ सदर अस्पताल बांट रहा एड्स, और इन तमाम मामलों के बीच कई अहम सवाल। जांच मशीनें सही नहीं तो एड्स बांटेंगे, और सरकारी अस्पताल पर कैसे होगा भरोसा। और बिहार शरीफ सदर अस्पताल में बड़ी लापरवाही पर सिविल सर्जन ने संज्ञान लिया है। जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया, और सिविल सर्जन ने 3 सदस्यीय टीम का गठन किया है। तो जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन। तो नालंदा से बड़ी खबर, और इस पूरे मामले पे बड़ा अपडेट। सिविल सर्जन ने की 3 सदस्यीय टीम गठित, और बिहार शरीफ सदर अस्पताल में ये बड़ी लापरवाही, प्रसूता को चढ़ाया गया HIV पॉजिटिव का खून। तो देखिए, इस पूरे मामले में आपको बड़ी खबर, बड़ा अपडेट दे रहे हैं, जहां सिविल सर्जन ने टीम गठित किया है और 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको नालंदा से बता रहे हैं। पॉजिटिव थे तो दोनों, उसको जो है ब्लड डोनेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, उसको मुफ्त में ब्लड मिल सकता था। लेकिन उसने अपनी पहचान छिपा करके जो है सब माने खतरा बढ़ा दिया, और उसके बाद जो है उसने जो ब्लड डोनेट किया वो ब्लड किसी माने अगली पेशेंट को जो है वो चढ़ाया गया भूलवश। तो गलती तो ज़रूर है, लेकिन ये जो है माने कुछ गलत जानकारी के अब माने देने के चलते भी ये है। और चूँकि लंबा ट्रीटमेंट उसका चल रहा था तो एक संभावना बनती है। फिर भी हमने जो है इसके जांच के लिए एक 3 सदस्यीय टीम का गठन मैंने किया है, और जो दोषी को चिन्हित करेंगे और उसके बाद फिर जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। आवश्यक सूचना। कोरोना ने एक बार फिर अपना रूप बदल लिया है। कोरोना के बदले रूप को और भी खतरनाक माना जा रहा है। पिछले 2 बार की तरह इस बार भी सतर्कता ही हमें कोरोना से बचा सकता है। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड एक बार फिर आप सभी से अपील करता है कि सतर्कता का साथ न छोड़ें। मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, तय नियमों का पालन करें और वैक्सीन का डोज लेकर खुद भी सुरक्षित रहें
और दूसरों को भी सुरक्षा कवच प्रदान करें। और बुलेटिन में अब बात कोरोना के बदलते रूप की। कोरोना के बदलते रूप के बीच अब बिहार में भी सतर्क होने की जरूरत है। बिहार में फिलहाल 38 मरीज कोरोना पॉजिटिव हैं, जिसमें 25 मरीज पटना के हैं। वहीं त्योहारों में विदेश से लौटे 281 लोगों की सूची केंद्र ने बिहार सरकार को सौंपी है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। और हालांकि अभी तक बिहार में कोई खतरा नहीं है, लेकिन अलर्ट रहने से बिहार एक बार फिर कोरोना के संकट के पार पा सकता है। बिहार में कोरोना के 3 नए मरीज सामने आए हैं। इनमें वैशाली, सिवान और रोहतास जिले में एक मरीज आए हैं। तो राज्य में अब कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 38 हो गई है, जिनमें कुल 25 जो है वो पटना जिले के ही हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिहार में कोरोना से अब तक 7,26,000 लोग जो है वो संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 7,16,000 के करीब लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ त्योहारों के मौसम में जो विदेशों से लोग जो है राज्य में आए थे, उनको लेकर के केंद्र सरकार ने 281 लोगों की सूची बिहार सरकार को भेजी है जांच के लिए, जिनमें एक स्वास्थ्य विभाग के अफसर भी शामिल हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि कई दिनों के बाद पटना में एक भी नया मरीज नहीं मिला है और स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 1,75,000 सैंपल की अब तक जांच की जा चुकी है और राज्य में 9 मरीज कोरोना से अब तक ठीक हो गए हैं। न्यूज़ 18 की अपील है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मास्क और 2 गज की दूरी को बनाए रखें। इसके साथ साथ कोरोना के टीके लेने को ना भूलें। कैमरामैन सुबोध के साथ ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट, पटना। और देखिए, कोरोना ने रूप बदल लिया और ऐसे में ये वेरिएंट के बारे में, इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में भी जानना बेहद जरूरी है आपके लिए। ओमिक्रॉन वेरिएंट में कई स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशन है और ये म्यूटेशन काफी ज्यादा संक्रामक है। ये वेरिएंट इम्यूनिटी को तेजी से मात देने में कुशल है और ये अब तक का सबसे ज्यादा खतरनाक वेरिएंट बताया जा रहा है। डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक है ओमिक्रॉन। तो देखिए, ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन क्या है, इसकी जानकारी दे रहे हैं और ये अब तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट बताया जा रहा है और इसकी वजह से अब आप लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। बढ़ते अगली खबर की ओर। और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। साथ ही उन्होंने लोगों से सावधान रहने की भी अपील की है। अच्छी बात यह है कि अपने देश में, भारत में इस तरह के नए वेरिएंट के किसी कोरोना पेशेंट के पॉजिटिव होने की सूचना नहीं है और बिहार सरकार और बिहार का स्वास्थ्य विभाग ऐसे सभी सूचनाओं पे लगातार ध्यान रखता है और ऐसी कोई नई बात आती है तो उससे बचाव के लिए जो भी एहतियात बरतना है वो हम सब लोग बरतते हैं। और दरभंगा में बिहार के पहले फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने की तैयारी अंतिम चरण में है और इसी महीने में प्लांट लगाने की शुरुआत हो जाएगी। इससे 1.6 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि जिस तालाब में प्लांट स्थापित होगा उसमें मछली पालन के साथ साथ सौर ऊर्जा से बिजली भी पैदा की जा सकेगी और अभी इसका निर्माण कादिराबाद स्थित तालाब के किनारे किया जा रहा है। ये प्लांट पावर सब स्टेशन से कनेक्टेड होगा, जिससे उत्पादित बिजली पावर सब स्टेशन से होते हुए उपभोक्ताओं तक पहुंचेगी। और आपको बता दें कि 2019 में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत मुख्यमंत्री ने सोलर योजना पर काम करने के निर्देश दिए। इस परियोजना को दिसंबर 2021 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन कोरोना के कारण इसे पूरा होने में लगभग कुछ वक्त लग गया। एक समझौता हुआ है, उसी के तहत ये फ्लोटिंग पावर प्लांट ये बैठ रहा है, जो तैरता हुआ रहेगा, ऊपर में सोलर प्लेट रहेगा और नीचे में जो मछली या और भी जो कोई तालाब से संबंधित है वो जो है सो अपना काम चलते रहेगा उसमें। और एक शुरुआत है और उसमें माननीय मुख्यमंत्री का जो सोच है, ऊपर मछली, ऊपर बिजली, नीचे मछली का जो थीम पर ये काम शुरू होगा। जल्द से जल्द इसका योजना का लाभ मिलेगा।
और अब बात भागलपुर की। भागलपुर में किलकारी की 5 दिवसीय बाल उत्सव के समापन के मौके पर रंगारंग समारोह आयोजित किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी शामिल हुए और बच्चों की शानदार प्रस्तुति ने सबका मन मोह लिया। समारोह के बाद डिप्टी सीएम ने बच्चों को पुरस्कार भी दिए और इस मौके पर तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि बच्चों की प्रतिभा बहुत ही सराहनीय थी और किलकारी की ओर से बच्चों के लिए काफी अच्छा काम किया गया है। में इतनी प्रतिभाएं और इतनी योग्यताएं हैं, ये कहीं न कहीं काफ़ी हमको आह्लादित किया, काफ़ी अच्छा लगा। हम अपनी शुभकामना देते हैं। और भवन नहीं ठीक है, वो किलकारी का अपना वो एक प्रशासनिक श्रृंखला है, वो किलकारी देख रही है। सरकार हमेशा किलकारी को सहयोग किया है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।